अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जिस पॉइंट पर ये पॉडकास्ट लेकर आया हूँ वो सबके लिए बहुत अहम है कि निकाहनामा की रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और अगर कोई शख्स इस कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं करता तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक फ़र्द दूसरे का इस्तेहसाल कैसे कर सकता है, फ़ायदा कैसे उठा सकता है और ख़ास तौर पर यह कानून ख़वातीन के लिए बहुत अहम है कि अगर वो अपने निकाह के रजिस्ट्रेशन के अमल को पूरा नहीं करती तो उनके हकूक़ किस तरीके से मुतासिर हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये कानून हर एक शहरी को जानना चाहिए, हर एक शहरी को अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के नुकसानात से बचा जा सके। तो आइए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। आज की इस गहरी बातचीत में खुशामदीद। पाकिस्तान में निकाह को एक मुकद्दस मजहबी फरीज़ा समझा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक बाकायदा कानूनी मुआहिदा भी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस कानूनी पहलू यानी निकाह की रजिस्ट्रेशन को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो क्या होता है? जी, ये सवाल आजकल बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। रजिस्ट्रेशन ना करवाने के सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि बहुत गहरे अमली और आप देखें समाजी नताइज भी सामने आते हैं। आज हम खास तौर पर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 यानी MFLO और अहम अदालती फैसलों की रोशनी में इसी मौजू का एक तफसीली जायजा लेंगे कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और इसकी अदम मौजूदगी क्या क्या मसाइल पैदा कर सकती है। बिल्कुल, और हम खास तौर पर इस बात पर तवज्जो मरकूज करेंगे कि रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में आम शहरी, खास तौर पर मेरा ख्याल है ख़वातीन, किन मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं, उनके कानूनी हुकूक कैसे मुतासिर होते हैं और क्या ये सूरत हाल मतलब किसी एक फरीक को दूसरे का इस्तेहसाल करने या गलत फ़ायदा उठाने का मौका भी फराहम करती है। जी, ये पहलू बहुत अहम है। तो आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल, क्या पाकिस्तान के कानून के तहत निकाह को रजिस्टर करवाना लाजमी है या ये बस ऐसे इख्तियारी सी बात है? नहीं, ये बिल्कुल भी इख्तियारी नहीं है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 5 वो बिल्कुल वाज़े तौर पर कहता है कि हर मुस्लिम निकाह की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अच्छा, लाजमी है। जी, कानून ने इसका एक पूरा निज़ाम वज़ा किया है। यूनियन काउंसिल जो है वो इलाके में एक या एक से ज़्यादा अफराद को निकाह रजिस्ट्रार के तौर पर लाइसेंस जारी करती है। ठीक। और फिर निकाह पढ़ाने वाला शख्स, ख्वाह वो लाइसेंस याफ्ता निकाह रजिस्ट्रार हो या कोई और आलिम दीन हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो निकाह नामे की 4 नकूल तैयार करवाएं। 4 नकूल? अच्छा, इन 4 का क्या मकसद होता है, वो क्यों? जी, 4। इसकी वजह है कि एक कॉपी निकाह रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है, दूसरी कॉपी मुताल्लिका यूनियन काउंसिल को भेजी जाती है ताकि वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, तीसरी दुल्हन को और चौथी दूल्हा को फराहम की जाती है। अच्छा, यानी हर मुताल्लिका फरीक के पास एक सबूत हो। बिल्कुल, ये तकसीम इस बात को यकीनी बनाती है कि निकाह का सबूत कई जगह महफूज हो। और देखें, इस रजिस्ट्रेशन का बुनियादी मकसद यही है कि निकाह को एक वाज़ेह कानूनी शनाख्त मिले और मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के इबाहम या तनाज़ा से बचा जा सके, जैसे कोई मुकर ही ना जाए बाद में। जी, जैसे निकाह के वजूद से ही इनकार या हुकूक की अदायगी में टाल मटोल। ये एक तरह से रियासत की तरफ से उस रिश्ते की तौसीख है। अच्छा, ये तो वाज़े हो गया कि कानूनन रजिस्ट्रेशन लाजमी है, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता सामने आता है जिस पर अक्सर लोगों को, मुझे लगता है, गलत फहमी होती है। अगर कोई निकाह रजिस्टर ना करवाए तो क्या वो निकाह शरई तौर पर कालादम या बातिल समझा जाएगा? क्या वो रिश्ता ही नाजायज हो जाता है? ये वाकई एक कलीदी नुक्ता है और इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है। देखें, कानून और सुप्रीम कोर्ट समेत आला अदालतों के मुतअद्दिद फैसले, जैसा कि एक मशहूर केस है अल्लाह रखा बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी वजाहत की गई, वो इस मामले में बिल्कुल वाज़े हैं। क्या कहते हैं वो फैसले? वो ये कहते हैं कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन ना होने की बुनियाद पर कोई निकाह बातिल या कालादम करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो निकाह शरीयत के तमाम लाजमी अरकान के मुताबिक अंजाम पाया हो। अगर वो शरई तकाजे पूरे हैं तो निकाह जायज़ है। और वो शरई अरकान कौन से हैं? मतलब बुनियादी चीजें क्या हैं? बुनियादी तौर पर 3 चीजें हैं। अव्वल, इजाब व कबूल, यानी लड़के और लड़की की तरफ से निकाह की बाकायदा पेशकश और उसकी मंजूरी, और ये आज़ादाना रजामंदी से हो। ठीक। दोम, कम अज कम 2 बालिग मुसलमान गवाहों की मौजूदगी जिन्होंने ये इजाब व कबूल सुना हो। गवाह जरूरी है? जी, बहुत जरूरी। और सोम, हक महर का तायुन,
चाहे वो फौरी अदा किया जाए या मुअज्जल हो, यानी बाद में अदा किया जाने वाला हो। अगर ये शर्तें पूरी हैं तो निकाह शरई तौर पर बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है। तो रजिस्ट्रेशन एक कानूनी तकाजा है, निकाह की अपनी सेहत का हिस्सा नहीं? बिल्कुल, आपने सही समझा। रजिस्ट्रेशन एक कानूनी ज़रूरत है, शरई नहीं। यानी शरई तौर पर रिश्ता तो कायम रहता है, तो फिर कानून रजिस्ट्रेशन पर इतना जोर क्यों देता है? अगर निकाह जायज़ है तो फिर रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर कोई सज़ा भी मुकर्रर है, मतलब कोई पकड़ वगैरह? जी हाँ, सज़ा मुकर्रर है। कानून इस मामले को ज़ाहिर संजीदगी से लेता है। MFLO 1961 के सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 के मुताबिक अगर कोई शख्स जो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता निकाह रजिस्ट्रार नहीं है वो निकाह पढ़ाता है, जैसा कि अक्सर होता है कि कोई आलिम दीन या घर के बुजुर्ग निकाह पढ़ा देते हैं। जी होता है। और फिर वो उस निकाह की तफसीलात मुकर्ररा तरीके और वक्त के अंदर इलाके के निकाह रजिस्ट्रार को फराहम नहीं करता ताकि उसे रजिस्टर किया जा सके, तो उसे सज़ा हो सकती है। कैसी सज़ा? ये सज़ा 3 माह तक कैद या 1000 रुपये जुर्माना। 1000 रुपए? ये तो कुछ ज्यादा नहीं लगता आजकल के हिसाब से। जी, ये पुरानी रकम है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की सिफारिश भी की है, ताकि इसकी कुछ अहमियत बने, कुछ असर हो। अच्छा। या फिर कैद और जुर्माना दोनों सजाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। तो सजा भी है, लेकिन निकाह फिर भी जायज रहता है। इससे तो लगता है कि असल मसला रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में कहीं और पैदा होता होगा, मतलब अमली जिंदगी में। बिल्कुल, आप सही सिमत में सोच रही हैं। असल और सबसे बड़ा मसला कानूनी हैसियत और सबूत का है। शरई तौर पर निकाह दुरुस्त होने के बावजूद जब वो सरकारी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं होता तो उसे कानूनी तौर पर साबित करना वो एक पहाड़ जैसा काम बन जाता है। अच्छा। यहीं से उन तमाम अमली मुश्किलात, खतरात और मुमकिन गलत इस्तेमाल का दरवाज़ा खुलता है, जिनका हम अब जिक्र करेंगे। रजिस्ट्रेशन दरअसल आपके निकाह को कानूनी दुनिया में एक मुस्तनद शनाख्त, एक पहचान देती है। आइए अब इन खतरात और नताइज पर जरा तफसील से बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन ना होने का सबसे फौरी और बड़ा अमली मसला क्या सामने आता है? सबसे बड़ा और बुनियादी मसला, जैसा कि मैंने कहा, निकाह को कानूनी तौर पर साबित करना है। आप खुद सोचें, रजिस्टर्ड निकाह नामा एक सरकारी दस्तावेज है। जी। अदालतों और दीगर इदारों में निकाह का सबसे ठोस और बुनियादी सबूत माना जाता है। उसके बगैर अगर कभी कोई तनाज़ा पैदा हो जाए या किसी सरकारी काम के लिए, जैसे शनाख्ती कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने हैं, या खुदा न खास्ता शौहर की वफात के बाद विरासत के हुसूल के लिए निकाह का सबूत दरकार हो, तो फिर क्या होता है? तो इसे पेश करना और मनवाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आपको गवाह लाने पड़ेंगे, दीगर शवाहिद पेश करने पड़ेंगे, जो वक्त तलब भी है और अक्सर वो नाकाफी भी साबित हो सकता है। यानी सिर्फ गवाहों पर इन्हिसार करना पड़ता है। जी, और गवाहों का भी बाद में मिलना, याद रखना या अदालत में आकर गवाही देना, ये सब अमली मुश्किलात हैं। ओह, और इस सबूत की कमी का बराह रास्त असर किन कानूनी हुकूक पर पड़ता है? जाहिर है, अगर निकाह ही साबित ना हो तो इससे जुड़े हुकूक का दावा करना भी मुश्किल होगा। यकीनन, बिल्कुल। बीवी के वो बुनियादी हुकूक जो शरीयत और कानून दोनों ने उसे दिए हैं, उनका हुसूल खतरे में पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर, पहला, नानो नफका यानी मेंटेनेंस, बीवी का शौहर से अपने और बच्चों के खर्चे का मुतालबा करना। अगर निकाह रजिस्टर्ड नहीं तो पहले उसे ये साबित करना पड़ेगा कि वो कानूनी तौर पर बीवी है, तब नानो नफका का दावा माना जाएगा। ओह। दूसरा, हक़ महर, डावर, निकाह के वक्त तयशुदा मोहर की रकम का हुसूल। गैर रजिस्टर्ड निकाह में मोहर की रकम कितनी थी, कब देनी थी, ये साबित करना भी एक चैलेंज बन सकता है। सही। और तीसरा, विरासत, इनहेरिटेंस, शौहर की वफात की सूरत में उसकी जायदाद में से अपना शरई हिस्सा हासिल करना। यहां भी निकाह का कानूनी सबूत लाजमी है। तो रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में इन तमाम हुकूक के लिए एक लंबी कानूनी जंग लड़ना पड़ सकती है और कामयाबी की जमानत कम हो जाती है। क्या इस सिलसिले में कोई अदालती केसेस भी हैं जिनसे ये बात वाज़ेह होती हो? जी बिल्कुल, अदालती केसेस हमारी रहनुमाई करते हैं। मिसाल के तौर पर सिंध हाई कोर्ट का एक केस है मंजूर अहमद बनाम गुंज बीबी। इसमें निकाह मुबैना तौर पर जुबानी और गैर रजिस्टर्ड था। जब बीवी ने बाद में नानू नफका और हक़ महर का दावा किया तो शौहर ने निकाह के वजूद या उसकी शराइत पर ही सवाल उठा दिया।
اچھا، اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے ایک اور فیصلے میں یہ واضح کیا گیا کہ اگر کوئی جائیداد کا حق کسی غیر رجسٹرڈ دستاویز جیسے نکاح نامہ یا حق مہر نامہ کی بنیاد پر مانگا جا رہا ہو تو اسے ثابت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بچوں کے حوالے سے کیا مخصوص مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ کا ذکر کیا تھا۔ جی، اگرچہ اسلامی نظریے سے غیر رجسٹرڈ نکاح سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل جائز ہے اور اس کے تمام حقوق محفوظ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عملی زندگی میں قانونی دستاویزات بنواتے وقت والدین کے نکاح کا رجسٹرڈ ثبوت نہ ہونا وہ مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ کیسے مسائل؟ بچوں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ، قومی شناختی کارڈ CNIC یا بے فارم یا پاسپورٹ کے حصول کے عمل میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ والدین کو اضافی وضاحتیں دینا پڑ سکتی ہیں، جس سے نہ صرف پریشانی ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات بچوں کی تعلیم، صحت کی سہولیات تک رسائی اور دیگر معاملات میں تاخیر یا مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ تو بہت سنجیدہ عملی مشکلات ہیں، لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ رجسٹریشن نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر کوئی فریق بعد میں سرے سے نکاح کے وجود سے ہی انکار کر دے؟ مطلب کہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا؟ یہ ایک بہت بڑا اور حقیقی خطرہ ہے اور بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے۔ جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو شاید اس کا احساس نہ ہو، لیکن اگر بعد میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، علیحدگی کی نوبت آئے یا کوئی فریق اپنی ذمہ داریوں سے بچنا چاہے تو رجسٹریشن کی عدم موجودگی اسے نکاح سے انکار کا ایک آسان موقع فراہم کرتی ہے۔ خاص طور پر کون انکار کرتا ہے؟ زیادہ تر کیسز میں مردوں کی جانب سے ایسا رویہ دیکھنے میں آتا ہے۔ چونکہ کوئی سرکاری رجسٹرڈ دستاویز موجود نہیں ہوتی، اس لیے دوسرے فریق جو عموماً عورت ہوتی ہے کے لیے یہ ثابت کرنا کہ نکاح ہوا تھا وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا اس کی بھی کوئی مثالیں ہیں؟ جی، پشاور ہائی کورٹ کے کچھ کیسز ہیں، جیسے ساجد علی کیس اور ایک اور کیس تھا مستمات نگینہ کا۔ ان میں ایسی ہی صورتحال سامنے آئی جہاں نکاح کے حقیقی ہونے پر ہی سوال اٹھا دیا گیا کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں تھا۔ اوہ خدایا! بلکہ ایک اور پشاور ہائی کورٹ کیس میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر نکاح کے سرے سے نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے غیر رجسٹرڈ ہونے کو ہی بطور ایک دلیل استعمال کیا گیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے؟ یعنی دلیل یہ دی گئی کہ اگر نکاح ہوا ہوتا تو بھائی رجسٹرڈ کیوں نہیں کروایا گیا؟ رجسٹریشن نہ ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید نکاح ہوا ہی نہیں۔ یہ تو واقعی تشویشناک ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قانونی کمزوری کا، اس لوپ ہول کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی فریق دوسرے کو بلیک میل کرنے یا جھوٹے الزامات میں پھنسانے کے لیے رجسٹریشن نہ ہونے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ خاص طور پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ شاید بیوی شوہر کے پاس نکاح نامہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زنا کا الزام لگا سکتی ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں براہ راست ایسی کسی مثال کا ذکر تو نہیں ملتا جہاں بیوی نے صرف نکاح نامہ نہ ہونے کی بنیاد پر شوہر کے خلاف زنا کی FIR درج کروائی ہو۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ ثبوت کی کمی، خصوصاً نکاح جیسے بنیادی تعلق کے ثبوت کی کمی، فریقین کو اور خصوصاً سماجی طور پر کمزور فریق یعنی عورت کو انتہائی غیر محفوظ پوزیشن میں ڈال دیتی ہے، اور جہاں کمزوری اور غیر یقینی صورتحال ہو وہاں غلط استعمال کا امکان وہ تو ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تو یہ غلط استعمال کس شکل میں ہو سکتا ہے؟ اس کی نوعیت سمجھنے کے لیے لا کمیشن کی رپورٹ میں ذکر کردہ اللہ داد بنا مختار کیس ایک اہم مثال پیش کرتا ہے، اگرچہ وہ براہ راست نکاح رجسٹریشن کا نہیں بلکہ طلاق کے نوٹس کا کیس تھا۔ اچھا، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس کیس میں ہوا یہ کہ شوہر نے بیوی کو زبانی طلاق دے دی، لیکن MFLO کے سیکشن 7 کے تحت جو لازمی قانونی تقاضا ہے یعنی یونین کونسل کو طلاق کا نوٹس بھیجنا، وہ پورا نہیں کیا۔ بیوی نے عدت پوری کی اور دوسری شادی کر لی۔ ٹھیک۔ اس پر پہلے شوہر نے اس پر اور اس کے نئے شوہر پر زنا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ ہے؟ کس بنیاد پر؟ بنیاد یہ بنائی کہ چونکہ طلاق کا نوٹس نہیں دیا گیا تھا اس لیے قانونی طور پر طلاق مؤثر ہی نہیں ہوئی اور اس کی دوسری شادی ناجائز یعنی زنا ہے۔ اوہ، تو اس نے قانونی طریقہ کار کی خامی کو استعمال کیا؟ بالکل، اس نے قانون کی ایک شق پر عمل نہ کرنے کو بنیاد بنا کر سابقہ بیوی کو ہراساں کرنے اور اتنا سنگین الزام لگانے کی کوشش کی۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے بالآخر عورت کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ صرف نوٹس نہ دینے سے نکاح ختم نہ ہونے کا تصور غلط ہے، لیکن یہ کیس ایک وسیع تر اصول کو واضح کرتا ہے۔ وہ کیا اصول ہے؟ اصول یہ ہے کہ قانونی طریقہ کار،
चाहे वो निकाह की रजिस्ट्रेशन हो या तलाक का नोटिस, उस पर अमल ना करना और मुस्तनद दस्तावेजात की कमी किस तरह गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेलिंग और झूठे इल्जामात का दरवाज़ा खोल सकती है। अगर आपके पास अपने जायज़ ताल्लुक का ठोस सबूत यानी रजिस्टर्ड निकाहनामा नहीं है, तो दूसरा फरीक किसी भी वक्त सूरत-हाल का फ़ायदा उठाकर आपको कानूनी पेचीदगियों में उलझा सकता है। मतलब वो इनकार कर सकता है? इनकार कर सकता है या शायद कोई और इल्ज़ाम तराशी कर सकता है। ये जो गैर यकीनी सूरत-हाल है ना, ये ही बजाते खुद एक बहुत बड़ा खतरा है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। गोया रजिस्ट्रेशन ना करवाना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। आप खुद को कानूनी तौर पर गैर महफूज कर लेते हैं। अच्छा, अब जरा खुद निकाहनामे की कानूनी अहमियत पर बात करते हैं। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है या इसकी वाकई कोई ठोस कानूनी हैसियत है? नहीं, ये महज कागज का टुकड़ा नहीं है। एक रजिस्टर्ड निकाहनामा कानून की नज़र में एक इंतहाई अहम और वजनी दस्तावेज है। अदालतें इसे एक पब्लिक डॉक्यूमेंट यानी एक सरकारी या अवामी दस्तावेज तस्लीम करती है। पब्लिक डॉक्यूमेंट? जी, इस हैसियत की वजह से इसके साथ कानूनन दुरुस्ती का कयास यानी प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ वाबस्ता हो जाता है। अच्छा, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ, इसका क्या मतलब हुआ आम फहम में? इसका मतलब ये है कि अदालत आम तौर पर ये मानकर चलती है कि निकाहनामे में जो कुछ दर्ज है, तारीख, गवाहान के नाम, फरीकेन के नाम, हक महर, शराइत वगैरह, वो दुरुस्त है, जब तक कि कोई फरीक बहुत मजबूत और ठोस शवाहिद पेश करके उसके मुंदरजात को गलत साबित न कर दे। तो ये सबूत का बोझ उस फरीक पर डाल देता है जो निकाहनामे को चैलेंज कर रहा हो? बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि निकाहनामे में गलत बयानी है या रद्दोबदल किया गया है, तो उसे ये बात साबित करनी होगी। ये निकाहनामे की कानूनी ताकत है। और क्या हैसियत है इसकी? मजीद ये कि इस्लामी कानून में निकाह को एक सिविल मुआहदा यानी सिविल कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत भी हासिल है। निकाहनामा इसी मुआहदे की तहरीरी शक्ल है जिसमें फरीकैन के हुकूक व फराइज और तयशुदा शराइत दर्ज होती हैं। तो ये मुआहदा भी है? जी, ये अदालत में ना सिर्फ निकाह के वकूअ पजीर होने का बल्कि उसकी तफसीलात और शराइत का भी सबसे अहम और बुनियादी सबूत समझा जाता है। जैसे हक महर कितना था, कब अदा होना था, क्या कोई ख़ास शर्त थी वगैरह। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक तो इसकी मुसद्दका नकल यानी सर्टिफाइड कॉपी भी सबूत के तौर पर काफ़ी समझी जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि निकाहनामे को पुर करते वक्त इंतहाई एहतियात और संजीदगी की ज़रूरत है। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये इंतहाई अहम है। निकाहनामे में कई कॉलम होते हैं जो फरीकैन के मुस्तकबिल के हुकूक के लिए आप समझे क्लीदी हैसियत रखते हैं। खास तौर पर? कौन से कॉलम? खास तौर पर हक महर का कॉलम। उसमें न सिर्फ रकम वाज़ेह तौर पर दर्ज होनी चाहिए, बल्कि ये भी साफ लिखा होना चाहिए कि कितना हिस्सा मुअज्जल यानी फौरी अदा किया जाने वाला है और कितना मुअज्जल यानी बाद में अदा किया जाने वाला, जो तलाक या वफात पर वाजिबुल अदा होता है। सिर्फ हस्बे रिवाज या शरी लिख देना वो काफ़ी नहीं, वो इब्हाम पैदा करता है। अच्छा, और फिर नॉन नफ़का का कॉलम। अगर निकाह के वक्त नॉन नफ़का की कोई ख़ास रकम या शरत तय पाई है तो उसे दर्ज करना चाहिए। और फिर है खुसूसी शराइत के कॉलम। ये बहुत अहम है, ख़ास तौर पर कॉलम 18 और 19। इनमें क्या होता है 18 और 19 में? कॉलम 18 बीवी को तलाक का हक तफवीज़ करने यानी तलाक़ तफवीज़ से मुताल्लिक है। अगर शौहर ये हक बीवी को देना चाहे कि बीवी मखसूस हालात में खुद को तलाक दे सके, तो उसकी तफसीलात यहाँ वाज़े तौर पर लिखी जानी चाहिए। अच्छा, ये भी मुमकिन है? जी बिल्कुल, कानून इसकी इजाज़त देता है। और कॉलम 19 शौहर के तलाक देने के यकतरफा हक पर किसी किस्म की पाबंदी या शर्त आयद करने से मुताल्लिक है। अगर फरीकैन ऐसी कोई शर्त तय करें तो वो यहाँ दर्ज होनी चाहिए। और अगर इन कॉलम्स को खाली छोड़ दिया जाए या मुबहम अल्फाज जैसे आपने कहा शरी या हस्बे रिवाज लिख दिए जाएं, तो उसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है कि बाद में अगर इन मामलात पर कोई तनाज़ा पैदा हो तो इन खाली या मुबहम इंदराजात की तशरीह करना और अपने हक को साबित करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अदालतों में ऐसे मामलात आते हैं जहां इन कॉलम्स को या तो जानबूझकर खाली छोड़ दिया जाता है या अफसोस की बात है दुल्हन से पूछे बगैर ही नहीं लिख दिया जाता है। ये मुस्तकबिल के झगड़ों की बुनियाद रखता है। और अगर कोई कहे कि गलत लिखा गया है?
अगर कोई फरीक बाद में दावा करे कि निकाह नामे में गलत इंदराज किया गया है या उसे रद्दोबदल किया गया है, तो जैसा कि पहले जिक्र हुआ, इसे साबित करने का बोझ उसी पर आ जाता है और उसे इसकी तस्दीक के लिए डिप्टी कमिश्नर, जो निकाह रजिस्ट्रार का कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, से रुजू करना पड़ सकता है। अच्छा। एक और तशवीशनाक बात जो ज़राया सामने आई है वो ये कि बाज़ औक़ात एक ही निकाह की मुख्तलिफ कॉपियों में जो दूल्हा, दुल्हन, रजिस्ट्रार और यूनियन काउंसिल को मिलती हैं जी, उनमें मुख्तलिफ इंदराजात पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर दुल्हन की कॉपी में हक महर ज़्यादा लिखा हो और दूल्हा की कॉपी में कम, या तलाक तफवीज़ के कॉलम में फ़र्क हो। ये सूरत हाल न सिर्फ शदीद कानूनी पेचीदगियाँ पैदा करती है, बल्कि अक्सर निकाह रजिस्ट्रार की मिली भगत या संगीन गफलत और लापरवाही की तरफ भी इशारा करती है। उस सारी गुफ्तगू से तो निकाह रजिस्ट्रार का किरदार बहुत ही मरकजी और हसास मालूम होता है। उनकी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां क्या हैं? जी बिल्कुल, निकाह रजिस्ट्रार इस पूरे अमल में कलीदी हैसियत रखता है। कानून की नज़र में उन्हें अमूमन एक पब्लिक सर्वेंट यानी अवामी खिदमत गुजार समझा जाता है, क्योंकि वो रियासत की तरफ से तफवीज़ करदा एक अहम कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं। उनके बुनियादी फ़राइज़ क्या हैं जिन्हें उन्हें हर सूरत पूरा करना चाहिए? उनके फ़राइज़ की फहरिस्त काफ़ी तवील और अहम है। पहला तो रजिस्ट्रेशन। निकाह को कानून के मुताबिक रजिस्टर करना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। ठीक। दूसरा, दुरुस्त इंदराज। निकाह नामे के तमाम कॉलमों को फरीकैन, ख़ासतौर पर दुल्हन की मर्जी और हिदायत के मुताबिक बग़ैर किसी इबहाम के दुरुस्त और वाज़े तौर पर पुर करना। इन्हें चाहिए कि पढ़कर सुनाएं और समझाएं भी। ये बहुत अहम है। तीसरा, अहलियत और रज़ामंदी की तस्दीक। ये यकीनी बनाना कि निकाह करने वाले फरीकैन कानूनी तौर पर अहल हैं, यानी बालिग और आकिल हैं। उनकी उम्र की तस्दीक करना शनाख्ती कार्ड वगैरह से। और सबसे अहम, इस बात को यकीनी बनाना कि निकाह दोनों फरीकैन खुसूसन दुल्हन की आज़ादाना रज़ामंदी से हो रहा है और उसमें किसी किस्म का कोई जबर, दबाव, धोखाधही या फ्रॉड शामिल नहीं। रज़ामंदी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फिर गवाहान और दस्तखत। गवाहों की मौजूदगी को यकीनी बनाना और निकाह नामे पर फरीकैन और गवाहों के दस्तखत या अंगूठे के निशानात सब्त करवाना। और आखिर में रिकॉर्ड का तहफ़्फ़ुज़। निकाह के तमाम रिकॉर्ड को महफूज रखना और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर यूनियन काउंसिल को कॉपी भेजना। और अगर निकाह रजिस्ट्रार इन जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही करे, गफलत बरते या जानबूझकर गलत काम करे, तो क्या वो जवाबदेह है? इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल जवाबदेह है। वो कानून से बालातर नहीं। अगर वो जानबूझकर निकाह रजिस्टर नहीं करते या निकाह नामे में गलत मालूमात दर्ज करते हैं या कॉलम्स को गलत तरीके से पुर करते हैं या फरीकैन की रज़ामंदी की तस्दीक में गफलत बरतते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्या कार्रवाई? उनका लाइसेंस मंसूख किया जा सकता है, उन पर जुर्माना आयद किया जा सकता है। जैसा कि ज़राए बताते हैं, सिंध के कानून के तहत तो गलत इंदराज या रजिस्ट्रेशन से इनकार पर उन्हें कैद की सज़ा भी हो सकती है। कैद भी? जी। और अगर वो किसी किस्म की जालसाजी यानी फॉर्जरी या किसी फरीक के साथ मिली भगत यानी कोलूजन में मुलव्वस पाए जाएं, तो ये तो एक संगीन फौजदारी जुर्म बन जाता है जिसकी अलग सज़ा है। लेकिन क्या अमली तौर पर ये जवाबदेही होती है? ज़राए क्या बताते हैं कि क्या निकाह रजिस्ट्रार हमेशा अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाते हैं? बदकिस्मती से अमली सूरत हाल हमेशा मिसाली नहीं होती। ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि बहुत से मामलात में निकाह रजिस्ट्रार की तरफ से लापरवाही, गफलत और बाज़ औक़ात मिली भगत भी देखने में आती है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? कई वजूहात हो सकती हैं। शायद उनकी मुनासिब तरबियत नहीं होती, वो कानून की बारीकियों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होते। बाज़ औक़ात वो समाजी दबाव का शिकार हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब मामला किसी बाअसर ख़ानदान का हो, या फिर अफसोसनाक तौर पर माली लालच भी एक किरदार अदा कर सकता है। नतीजा ये निकलता है कि वो अहम कॉलम्स को खाली छोड़ देते हैं, मुबाम अल्फाज लिख देते हैं या बाज़ औक़ात दुल्हन से तफसीलात पूछे बगैर ही उसकी तरफ से शराइत लिख देते हैं या मुस्तरद कर देते हैं। ये तर्ज अमल न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये लातदाद ख़ानदानों के लिए मुस्तक़बिल में संगीन कानूनी, समाजी और जज्बाती मसाइल का पेश ख़ैमा साबित होता है। तो आज की इस तफसीली गुफ्तगू का अगर हम खुलासा करें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आती है कि पाकिस्तान में निकाह के रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक लाजमी कानूनी तकाजा है। अगरचे रजिस्ट्रेशन ना होने से निकाह शरई तौर पर बातिल नहीं होता, लेकिन कानूनन ये एक जुर्म है जिसकी सज़ा हो सकती है।
بالکل درست. اور سزا سے بھی بڑھ کر رجسٹریشن نہ کروانے کا عمل فرد کو، خاص طور پر عورت کو، قانونی طور پر انتہائی کمزور اور غیر محفوظ بنا دیتا ہے. یہ مستقبل میں نکاح کے وجود کو ثابت کرنے، اپنے بنیادی قانونی حقوق جیسے نان و نفقہ، حق مہر اور وراثت حاصل کرنے، اور ممکنہ تنازعات، انکار نکاح یا حتیٰ کہ غلط الزامات سے اپنا دفاع کرنے کے راستے میں سنگین رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے. ثبوت کی عدم موجودگی وہ استحصال کا دروازہ کھول سکتی ہے. دوسری طرف ایک صحیح طریقے سے پر کیا ہوا اور رجسٹرڈ نکاح نامہ ایک مضبوط قانونی ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے. یہ نہ صرف نکاح کا مستند ثبوت ہے بلکہ دونوں فریقین، خصوصاً خواتین کے حقوق کے تحفظ کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے. یہ معاہدے کی شرائط کو واضح کرتا ہے اور مستقبل کے تنازعات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. اسی لیے یہ بات سب کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ نکاح کے وقت نہ صرف تمام شرعی تقاضوں کا خیال رکھا جائے بلکہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت رجسٹریشن کے قانونی عمل کو بھی پوری سنجیدگی، توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ مکمل کیا جائے. نکاح نامے کے ہر کالم کو، ہر شرط کو غور سے پڑھنا، سمجھنا اور باہمی رضامندی سے پر کروانا یہ مستقبل کی کئی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے. تو جاتے جاتے آج کے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں. ان تمام قانونی تقاضوں، ثبوت کی اہمیت، عدالتی فیصلوں اور غلط استعمال کے ممکنہ خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عام شہری، خاص طور پر وہ جو شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں، یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ ان کا نکاح شروع دن سے ہی نہ صرف مذہبی طور پر درست ہو بلکہ قانونی طور پر بھی مکمل طور پر محفوظ اور تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہو. نکاح نامے کو پر کرواتے وقت وہ کون سی مخصوص باتیں ہیں جن پر انہیں اصرار کرنا چاہیے تاکہ بعد میں کسی پچھتاوے یا قانونی جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ اس اہم موضوع پر غور کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. تو دوستو، آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا؟ اس بارے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو اس بارے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ میں اس بارے ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کر آ سکوں. لیکن سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے.